हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायोलॉजी वाली अनु मैम। और कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? एंड थैंक यू सो मच। कल की वीडियो पे तो आपने ढेर सारे कमेंट किए और मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। एंड सॉरी कि मेरा वीडियो आजकल बहुत लेट आ रहा है आपके पास, बट रूटीन जब एक दिन खराब होता है तो फिर खराब होता ही चला जाता है। मेरे साथ तो ये वाला सीन है। तो जिस दिन हम अपना आईपैड ठीक कराने गए थे उस दिन, क्योंकि लेट आए थोड़ा-सा, फिर जो स्लाइड्स मुझे आज पढ़ानी होती है, वो मुझे रात को रेडी करनी होती है। तो मैंने रात को रेडी करती थी और सुबह मैं उसको जल्दी से वीडियो बना देती थी। लेकिन अभी क्या हो रहा है, अभी सुबह में मुझे वो स्लाइड्स बनानी पड़ रही हैं, फिर लेट तक मेरा वीडियो रिकॉर्ड होता है, फिर अपलोड होता है। तो सॉरी फॉर दैट। मैं उस पे काम कर रही हूँ कि कैसे मैं एक दिन रूटीन को ठीक कर लूँ, ठीक है? अगर एक दिन ब्रेक होता तो रूटीन ठीक हो जाता, पर ब्रेक हो नहीं पा रहा है, तो कोई बात नहीं, विल ट्राई टू फिक्स इट। हम कोशिश करेंगे, ठीक है? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले मैंने सोचा था कि आज मैं आपको सेल बायोलॉजी, मोल बायोलॉजी मतलब मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके साथ इवोल्यूशन और उसके साथ जेनेटिक्स, ये सब एक साथ कंबाइन कर देती हूँ। लेकिन मुझे लगा कि बहुत हौच-पौच हो जाएगा और क्लास बहुत बहुत लंबी हो जाएगी। तो इसको हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। आज हम सेल बायोलॉजी के साथ मोल बायोलॉजी कर लेते हैं। कल हम जेनेटिक्स के साथ इवोल्यूशन रिवाइज़ कर लेंगे, ठीक है? और उसके साथ-साथ जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स हैं जो बार-बार पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है? और उसके बाद बैक एंड में आपके लिए जूलॉजी की क्लास जो है वो चल रही है, मतलब वो प्रिपेयर मैं कर रही हूँ। जब वो कंबाइनली एक साथ बन जाएगी तो मैं आपको वो दे दूँगी, मतलब कल नहीं तो परसों में आपको क्लास मिल जाएगी, ठीक है? उसमें मैं कंप्लीट जूलॉजी मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी के सारे चैप्टर, उसके साथ-साथ रिप्रोडक्शन, उसके साथ-साथ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो ये 7-8 चैप्टर्स हैं, इनसे रिलेटेड जितना भी रिवीजन है वो मैं करा दूँगी, ठीक है? तो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं। पहले सेल बायोलॉजी, उसके बाद मोल बायोलॉजी। हमारा पैटर्न सेम रहेगा, पहले हम एक स्लाइड पढ़ेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि वहाँ से हमारे पेपर में क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वैसे स्लाइड में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सब सब कुछ जो लिखा हुआ है वो आपको पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़रूरी है मैं आपको आज यहीं पे याद करा दूँगी, ठीक है? बस क्लास को थोड़ा-सा ध्यान से देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला स्लाइड, और मैं अपना कैमरा छोटा कर लेती हूँ। आज मुझे कैमरा इससे भी छोटा करना पड़े, क्योंकि अ स्लाइड बहुत ज़रूरी हैं, आपको ये स्लाइड्स जो हैं ये पढ़नी पड़ेंगी, फिर मोल बायो में मेरे कैमरे को स्पेस मिल जाएगा। ये वाली स्लाइड्स में कैमरे को स्पेस नहीं मिल पा रहा है, ठीक है? तो कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, सबसे पहले यहाँ पे हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं और उन्होंने क्या काम किया था वो लिखा हुआ है, ठीक है? तो जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, सेल को उन्होंने ढूँढा था एक किसी कॉर्क सेल में, यानी कि डेड सेल के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि डेड सेल के अंदर सेल को किसने ढूँढा था, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तो आपको 5वीं छठी के क्वेश्चन्स हैं, लेकिन फिर भी एक बार बेसिक्स के लिए आपको बता देती हूँ, ठीक है? मैच द फॉलोइंग में कभी-कभी आ सकते हैं। लीवेनहॉक ने कहाँ देखा था? लिविंग सेल के अंदर देखा था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। और स्वेन और स्वान ने आपका क्या किया था? सेल थ्योरी दी थी, उसको हम आगे पढ़ेंगे। रुडोल्फ विर्चो ने एक स्टेटमेंट दिया था, ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला, यानी कि हर एक सेल जो है वो अपनी प्री एक्जिस्टिंग सेल से आती है, ठीक है? और लैन ने आपका क्या दिया था? एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी दी थी, जो रिलेटेड है किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से और क्लोरोप्लास्ट के अराइज से। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के बारे में हमें 3 बातें याद रखनी है। सेल थ्योरी हमको कहती है कि जो हर एक जो ऑर्गेनिज़्म है वो किसका बना होता है? सेल या उसके सीक्रेशंस का बना होता है, सेल या उसके कंपोनेंट्स का बना होता है। सेल जो है बेसिक यूनिट है हमारी अ, बॉडी की, और उसके अंदर सेल जो है वो क्या है? प्री एक्जिस्टिंग सेल से आती है। तो 3 बातें जो हैं सेल से रिलेटेड है। ठीक है, सेल थ्योरी को कौन नहीं मानता है? तो वायरस जो है, क्योंकि वो नॉन सेलुलर है, वो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। ये जो आपको टेबल दिख रही है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टेबल है, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या पूछे जाते हैं, बस हम उन पे बात करते हैं, ज़्यादा नहीं इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे एक प्रोकैरियोटिक सेल है, एक यूकैरियोटिक सेल है। आपसे पूछा जाएगा क्या प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो उनका न्यूक्लियस होता है, वो कैसा होता है? क्या उसके ऊपर कोई कवरिंग होती है? तो आपने बोलना है नहीं, प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती है, वो नेक्ड डीएनए होता है वहाँ पे। जबकि यूकैरियोटिक सेल में आप देखोगे तो न्यूक्लियस के पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन है, बहुत प्रोटेक्शन है, ठीक है?
उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो आपका प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है, वहाँ पे आपके कोई कोई हिस्टोन मॉलिक्यूल नहीं होते, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, ठीक है? वहाँ पे कोई हिस्टोन प्रोटीन नहीं होते, कोई इंट्रॉन नहीं होते, सिंपल होता है क्योंकि सिंपल सिस्टम है। हमारा तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, लीनियर होता है, इंट्रॉन भी प्रेज़ेंट होते हैं, हिस्टोन भी बाउंड होते हैं। दूसरी और वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली नहीं होती है, जैसे कि ईआर, जैसे कि गोल्गी, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब आप पूछोगे मैम फिर होता क्या है? तो मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। राइबोसोम होते हैं, वो भी कौन-से वाले? 70s टाइप के। जबकि आप यूकेरियोटिक सेल में देखोगे तो आपको ईआर मिलेगा, गोल्गी मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, क्लोरोप्लास्ट मिलेगा और जो आपके ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। यूकेरियोटिक सेल में अगर आप देखोगे तो यूकेरियोटिक सेल के न्यूक्लियस के अंदर आपको 80s टाइप का राइबोसोम मिलेगा, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट में देखोगे जो कि यूकेरियोटिक सेल का ही पार्ट है, उसके अंदर आपको 70s टाइप का राइबोसोम मिलेगा। तो ये बात याद रखनी है, दिस इज़ द इम्पोर्टेंट बात, ठीक है? आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप बैक्टीरिया की सेल वॉल देखोगे तो किसकी बनी होती है? पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है। माइकोप्लाज़्मा के अंदर सेल वॉल नहीं होती है। अगर आप यूकेरियोटिक सेल में देखोगे तो क्या होगा? प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। फंजाई की किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है और एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है? ये याद रखना। उसके बाद आपने क्या याद रखना? उसके बाद आपने याद रखना है फ्लैजेला। फ्लैजेला से बहुत बार क्वेश्चन आया है। देखो, आपने याद रखना है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसका जो फ्लैजेला है, वो एक प्रोटीन से बना होता है, जिसका नाम फ्लैजेलिन होता है। जबकि यूकेरियोटिक सेल में जो फ्लैजेला होता है, वो माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, जिसमें 9+2 की अरेंजमेंट होती है। बस 2 बातें याद कर लीजिए, आपका जो भी इससे क्वेश्चन बनेगा फ्लैजेला से, वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रैप क्वेश्चन है, ठीक है? वो आपको यही देते हैं क्योंकि फ्लैजेला यूकेरियोट्स में पाया जाता है, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। लेकिन डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि जो प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला है वो एक तरह के प्रोटीन से बना होता है जिसको हम क्या कहते हैं फ्लैजेलिन कहते हैं, ठीक है? वहीं पे जो यूकेरियोटिक फ्लैजेला होता है वो किसका बना होता है माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, इसमें 9+2 की अरेंजमेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे डीएनए सिर्फ डीएनए होता है, लेकिन आप प्रोकैरियोटिक सेल में देखोगे तो डीएनए के साथ एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी होता है, इसको हम क्या कहते हैं प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोलस जो है वो कहाँ प्रेज़ेंट होता है? वो यूकेरियोटिक सेल में प्रेज़ेंट होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेज़ेंट नहीं होता है। क्या फ़ंक्शन है अभी हम देख लेंगे। तो अभी आप देखते हैं एचटेट के इम्पोर्टेंट या फिर हाइलाइटेड पॉइंट क्या है? एचटेट के हाइलाइटेड पॉइंट ये हैं कि एक ऐसी सेल जिसमें जो लिविंग है लेकिन उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, वो क्या है? सिव ट्यूब एलिमेंट है। माइकोप्लाज़्मा में क्या होता है? सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है? स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स में यही है माइकोप्लाज़्मा, ठीक है? ये बात एचटेट की फ़ेवरेट है। फेवरेट का मतलब है कि यहाँ से बार-बार वो लोग क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है? उसके बाद हम न्यूक्लियस में हमें क्या-क्या पता होना चाहिए? देखो न्यूक्लियस में हमें क्योंकि अब हम कॉम्प्लेक्स वाली स्टडी ही कर रहे हैं, तो हम यूकेरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो यूकेरियोटिक न्यूक्लियस में आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रोकैरियोट्स में तो प्रॉपर न्यूक्लियस होता ही नहीं है, ठीक है? सिर्फ डीएनए ही पड़ा होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? देखो, अगर आप एनवेलप को देखोगे तो डबल मेम्ब्रेन होता है, अभी मैंने बोला डबल मेम्ब्रेन होता है। फंक्शन क्या है इस डबल मेम्ब्रेन का? ये प्रोटेक्ट करके रखता है, सेपरेट करके रखता है साइटोप्लाज़्म से, ठीक है? आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है? कंटीन्यूअस होती है किसके साथ? आर-ई-आर के साथ। जैसे अगर आपने स्ट्रक्चर थोड़ा-सा आपको याद है तो मैं बताती हूँ। ये देखो, ये ऐसे हो गया, फिर ये इनर हो गया और ये आउटर हो जैसे आउटर वाली हुई, उसके बाद यहाँ से कौन स्टार्ट हो जाता है? ऐसे-ऐसे आर-ई-आर स्टार्ट हो जाता है, इसके ऊपर राइबोसोम है। तो आर-ई-आर जो है वो कंटीन्यूअस होता है किसके साथ? वो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन के साथ क्या होता है? कंटीन्यूअस में होता है, ठीक है? तो ये बात याद रखनी है। उसके बाद जो आपने याद रखना है, वो याद रखना है आपने न्यूक्लियर लैमिना। न्यूक्लियर लैमिना क्या होता है? एक फाइब्रस मेशवर्क टाइप का होता है, किसका? लेमिन्स प्रोटीन का बना होता है। आपने क्या याद रखना है, आपके पेपर में ये नहीं आएगा लेमिन्स प्रोटीन का बना होता है। आपके पेपर में आता है ये, कि अगर लेमिन्स में कोई म्यूटेशन हो जाए तो क्या हो जाएगा? मतलब लेमिन्स में अगर म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा? तो आपने बोलना है अगर लेमिन्स प्रोटीन के अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो प्रोजेरिया हो जाएगा, जिसको प्रीमैच्योर एजिंग सिंड्रोम कहते हैं, जो कि पा मूवी के अंदर आपने देखी होगी। अ, अमिताभ बच्चन को वो डिज़ीज़ थी जिसके अंदर क्या हो रहा था, उसके अंदर बहुत अर्ली एजेज़ में क्या हो रहा था, एजिंग हो जा रही थी, बुढ़ापा आ जा रहा था। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम प्रोजेरिया कहते हैं, ठीक है? तो ये याद रखना है कि ये क्यों होता है? लेमिन्स में म्यूटेशन के कारण होता है।
ठीक है, उसके बाद आप जो इस आपने जो इसमें याद रखना है, वो याद रखना है अपने न्यूक्लियोलस कि न्यूक्लियोलस में क्या होता है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की 2 बातें याद रखो। पहली बात क्या है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे आरआरएनए का सिंथेसिस होता है। ये पूछा गया है, न्यूक्लियस में क्या होता है? तो आपने बताना है यहाँ पे आरआरएनए का सिंथेसिस होता है और ये एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है? 2 बातें याद रखनी है। उसके बाद यूक्रोमेटिन और हेटेरोक्रोमेटिन की बात होती है। देखो अगर आपकी क्रोमेटिन ऐसे गुच्छे में पड़ी हुई है, दैट इज़ कॉल्ड हेटेरोक्रोमेटिन। अगर आपकी क्रोमेटिन ऐसे दूर-दूर पड़ी हुई है, दैट मीन्स कॉल्ड यूक्रोमेटिन। अगर आप इसको कोई डाई से स्टेन करोगे तो यहाँ पे आपको डार्क बैंड्स दिखेंगे, यहाँ पे आपको क्या दिखेंगे? लाइट बैंड दिखेंगे कहीं-कहीं, ठीक है? अगर ये इतने गुच्छे में पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे तो ट्रांसक्रिप्शन के लिए साइट ही अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ पे देखो कहीं भी ट्रांसक्रिप्शन हो सकता है, यानी कि ये ट्रांसक्रिप्टली ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है? बस यही बातें हमें याद रखनी है। तो चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यूक्रोमेटिन जो है वो क्या होती है? लूज़ली पैक्ड होती है। अभी देखा हमने लूज़ली पैक्ड है, इसलिए क्या है? लाइटली स्टेन होती है। हेटेरोक्रोमेटिन टाइटली पैक्ड होती है, इसलिए क्या होती है? डार्क स्टेन होती है। ये नहीं पूछा जाएगा, पूछा क्या जाता है कि यूक्रोमेटिन जो है वो क्या होती है? ट्रांसक्रिप्टली एक्टिव होती है क्योंकि वहाँ पे जगह है ट्रांसक्रिप्शन की, ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं। इसलिए हेटेरोक्रोमेटिन में तो जगह ही नहीं है तो कहाँ करेंगे ट्रांसक्रिप्शन? नहीं करेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है? बस ये आपने याद रखना है इसमें। आगे बढ़ते हैं हम। न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन क्रोमोसोम का एक मतलब कैसे कंडेंसेशन कैसे होता है ये आपसे बताया गया है, ठीक है? वैसे अभी तक ऐसे एज़ सच कोई क्वेश्चन आया नहीं है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं एक बार। पहले हमारा डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, जो कि आपका वाटसन एंड क्रिक ने बताया था वैसा ही होता है, बी फॉर्म का होता है, राइट हैंडेड होता है, एंटी पैरेलल स्ट्रैंड होते हैं, एक 3 टू 5 होता है, एक 5 टू 3 होता है, ठीक है? उसके बाद क्या बनते हैं न्यूक्लियोसोम, उसी डीएनए के ऊपर क्या लग जाते हैं? हिस्टोन प्रोटीन लग जाते हैं, जो उसको कॉम्पैक्टली पैक्ड कर देते हैं, ठीक है? उसके बाद फिर क्या हो रहा है ठीक है, मैं थोड़ा-सा खुद को दिखाती हूँ आप लोगों को, ताकि आप मेरे एक्सप्रेशन समझ पाएँ कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ। ये कैमरे को आज पता नहीं क्या ही हो गया है। उम, पता नहीं आज में क्या हुआ है, कल मैं इसको फिक्स कराती हूँ। ठीक है, तो बात को समझो। देखो आज मैं आपको कुछ भी समझाने नहीं आई हूँ, मैं आपको सीधे क्वेश्चन्स कराने आई हूँ। तो आज आपको मेरी बात ज़्यादा ध्यान से सुननी है कि मैं क्या कह रही हूँ, ठीक है? तो देखो पहले एक डीएनए है, इसके ऊपर क्या हो गए हिस्टोन प्रोटीन जब रैप हो गए तो उसको हम न्यूक्लियोसोम बोलेंगे। उसके बाद ये और ज़्यादा जब कंडेंस हो जाएगा तो क्रोमेटिन बन जाएगा, ठीक है? सिर्फ़ इतना याद रखो अभी के लिए। बाकी आपका जो क्वेश्चन आएगा वो यहाँ से आएगा, इस टेबल से क्वेश्चन आता है, ठीक है? कि जो आपका न्यूक्लियोसोम है वो कैसे अ, रैप होता है, ये जो डीएनए है इसके अगेंस्ट में इसके आस-पास में कैसे रैप होता है, तो वो क्या बनाता है, वो एक ऑक्टामर बनाता है मतलब हिस्टोन प्रोटीन जो है होते हैं वो क्या बनाते हैं, ऑक्टामर बनाते हैं, ऑक्टा मतलब 8 ठीक है? देखो 4 यूनिट दिख रही है आपको 1, 2, 3, 4 H2A, H2B, H3, H4 4 यूनिट होती हैं, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2 यानी क्या बन गए 8 बन गए। तो ऑक्टामर बनाते हैं, ये बात याद रहेगी कि डीएनए के चारों तरफ हिस्टोन का ऑक्टामर बनता है, उसमें कौन से हिस्टोन होते हैं जिनको हम कोर हिस्टोन कहते हैं H2A, H2B, H3, H4 अभी याद करो, अभी की अभी, ठीक है? दोबारा कोई नहीं देखेगा क्लास को। H2A, H2B, H3, H4 ठीक है? फिर क्या होगा? देखो ये एक डीएनए है, इसको ऐसे-ऐसे रैप कर दिया, फिर यहाँ पे एक और है, फिर इसको करेंगे। तो ये जो आपस में जुड़ने का काम करता है, ये कौन करता है? तो ये जो जोड़ने का काम करता है, ये कौन करता है? H1 हिस्टोन करता है। बस आपने याद रखना है लिंकर या सीलिंग हिस्टोन जिसको बोलते हैं, वो H1 हिस्टोन होता है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दिस इज़ ए पीवाईक्यू कि लिंकर हिस्टोन कौन-सा होता है? तो आपने बोलना है H1 होता है। सीलिंग हिस्टोन कौन-सा होता है? H1 होता है। कोर हिस्टोन कौन से होते हैं? H2A, H2B, H3, H4 किस फॉर्म में होते हैं? ऑक्टामर की फॉर्म में होते हैं। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो एचटेट के फेवरेट टॉपिक्स क्या हैं? मतलब फेवरेट चीज़ें क्या हैं? लिंकर हिस्टोन H1 H2A, H2B जहाँ से डीएनए क्या करता है? एग्ज़िट करता है, एंट्री करता है। उसके अंदर भी जो ये हिस्टोन है, ये हिस्टोन मॉलिक्यूल जो है ये क्या ये किस तरह के अमीनो एसिड्स के बने होते हैं? तो हमारा जो डीएनए होता है क्योंकि डीएनए के अंदर क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप होता है जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है नेगेटिवली चार्ज हो जाता है तो इसके ऊपर जब हिस्टोन मॉलिक्यूल को बाउंड होना है तो वो कैसे होने चाहिए वो बेसिक अमीनो एसिड होने चाहिए यानी कि पॉजिटिवली चार्ज होने चाहिए तो ऐसे कौन से अमीनो एसिड होते हैं जो बेसिक या पॉजिटिवली चार्ज होते हैं
तो आपने बोलना है लाइसिन और आर्जिनिन, ठीक है? ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। लाइसिन और आर्जिनिन रिच होते हैं क्या? हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, ठीक है? हिस्टोन प्रोटीन। चलो आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बातें कर लेते हैं। सेम माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, 2 लेयर है, ऊपर वाली लेयर जो है वो क्या है, परमेबल है, अंदर वाली लेयर जो है परमेबल नहीं है। अंदर वाली लेयर जो होती है उसके अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर फ़ोल्ड्स होती हैं जिसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टे, ये भी पूछा गया है। जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है यानी कि जो इनर मेम्ब्रेन है उसके ऊपर क्या होते हैं, फ़ोल्ड्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, क्रिस्टे। और क्रिस्टे के अंदर ये जो फ़ोल्ड्स होते हैं ये क्यों होते हैं, ताकि वो ऑक्सीडेटिव फ़ॉस्फोरिलेशन के लिए जो एरिया है उसको इंक्रीज़ कर दे, ठीक है? ये भी पूछा जा सकता है। इंक्रीज़ द सरफेस एरिया फॉर ऑक्सीडेटिव फ़ॉस्फोरिलेशन, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है, ठीक है? ये भी पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो मेन एंजाइम्स हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? तो आपने बोलना है इनर मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ से पढ़ सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर होता है, ठीक है? याद रखना है सर्कुलर होता है। राइबोसोम कैसे होते हैं? अभी मैंने बताया था 70s टाइप के होते हैं। इसके अंदर क्रेब साइकिल चलती है, कल हमने देखा था। और यहाँ पे क्या चलती है? बीटा ऑक्सीडेशन भी चलता है, ठीक है? तो बस यही बात याद रखनी है। और हम क्या याद कर सकते हैं? ये वही है अभी जो पता है कि सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं हम? अ, तो आई थिंक ये क्वेश्चन हमने किया था। हाँ, ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू है। उन्होंने लिखा हुआ था कि माइटोकॉन्ड्रिया को सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि वो एटीपी बनाता है, या फिर 2 रीज़न और थे, और जो सही रीज़न था वो ये था क्योंकि इसके पास अपना डीएनए होता है और अपने राइबोसोम होते हैं, इसलिए इसको सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं। तो बात सही क्या थी? बात सही ये वाली थी कि इसके पास अपना खुद का डीएनए होता है, अपने खुद के राइबोसोम होते हैं, तो ये कुछ प्रोटीन जो है बना सकता है, इसलिए इसको हम सेमी ऑटोनोमस कहते हैं, ठीक है? ये इसको हम एंडोसिम्बायोन्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? एंडोसिम्बायोन्ट भी बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद जेनस ग्रीन बी, ये एक वाइटल डाई है जिसको यूज़ किया जाता है किसके लिए? माइटोकॉन्ड्रिया की स्टेनिंग के लिए। अगर माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर जो 2 लेयर है उसमें से आप आउटर लेयर का हटा दोगे, जो अब जो बचेगा वो क्या बनेगा? माइटोप्लास्ट बच जाएगा। आरबीसी के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, ठीक है? तो ये हमने कल पढ़ा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है जब वो चलती है तो उसके अंदर 4 कॉम्प्लेक्स होते हैं, 1, 2, 3, 4। आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है कि कॉम्प्लेक्स 2 जो होता है उसमें कौन-सा एंजाइम होता है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज होता है, क्योंकि ये क्या है? एक मार्कर एंजाइम है। ठीक है? ये क्या है? जो अ, अम, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन का एक मार्कर एंजाइम है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है? सेम एज़ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के लिए भी यही सब बातें हैं। आउटर मेम्ब्रेन होती है, जो कि परमेबल होती है। इनर मेम्ब्रेन जो होती है, वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। वहाँ पे थाइलाकॉइड्स पाए जाते हैं, जहाँ पे लाइट रिएक्शन होती है। ग्रेना होते हैं, जो मैक्सिमम लाइट को कैप्चर करने का काम करते हैं। स्ट्रोमा लेवेली होती है, स्ट्रोमा के अंदर क्या चलती है? डार्क रिएक्शन चलती है, ठीक है? अब यहाँ से ये तो मतलब किसका क्वेश्चन हो गया? ये तो आपके फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए। इनको हम ये नहीं कह सकते कि डायरेक्ट सेल वाले क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? तो इनको हम क्या बोलेंगे कि ये फोटोसिंथेसिस से रिलेट करके आए हुए हैं, बट सेल से क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, अब उनको देखते हैं। ये देखते हैं हम यहाँ से, ये देखो यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। ये टेबल जो है ये आपके लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब इस टेबल में दिया क्या हुआ है ये समझो आप पहले। तो इस टेबल में देखो क्या दिया गया है। यहाँ पे टाइप ऑफ प्लास्टिड दिए गए हैं, ठीक है? क्या दिए गए हैं यहाँ पे? टाइप ऑफ प्लास्टिड दिए गए हैं, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरो का मतलब क्या होता है? जिसमें क्लोरोफिल है। जो क्लोरोफिल है तो ग्रीन कलर का होगा। तो क्लोरोप्लास्ट है तो ग्रीन कलर का होगा और क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। इसको सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद क्रोमोप्लास्ट है तो क्या करेगा? क्रोमो जो है किसके लिए होता है? कलर के लिए होता है। तो इसमें क्या होता है? आपका बीटा कैरोटीन होता है, ज़ैंथोफिल होता है, लाइकोपीन होता है। ये क्या करता है? ये क्या करता है? कलर देता है। आपकी जो इतनी सुंदर-सुंदर पेटल्स होती हैं, आपके जो फ्रूट के कलर्स होते हैं, तो ये पॉलिनेशन में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प नहीं करता है, ठीक है? उसके बाद क्या बच गया? उसके बाद बच गया ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है? ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? पहली बात कलरलेस होता है, दूसरी बात इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? स्टोरेज का होता है। अब जिस तरह से ये चीज़ों को स्टोर करेगा वही उसका नाम हो जाएगा। जैसे अमाइलोप्लास्ट अगर ये क्या करेगा? स्टार्च को अपने अंदर स्टोर करेगा। एलियोप्लास्ट अगर ये ऑयल या फैटी एसिड या लिपिड्स को अपने अंदर स्टोर करेगा। एल्यूरोन अगर ये क्या करेगा? प्रोटीन को अपने अंदर अ,
स्टोरेज करेगा, तो ये एल्यूरोन हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। स्पेशली जो क्वेश्चन आते हैं वो किससे आते हैं? या तो क्रोमोप्लास्ट से आते हैं, क्लोरो का तो हमें पता ही है क्योंकि क्रोमोप्लास्ट क्या करता है? तो क्रोमोप्लास्ट कलर देता है पेटल्स को, फ्रूट्स को, पॉलिनेशन में हेल्प करता है। फिर जो क्वेश्चन आता है वो अमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलुरोप्लास्ट से आता है। तो एमाइलोप्लास्ट अमाइलेज क्या करता है? इससे रिलेट करके याद कर सकते हैं। स्टार्च तो स्टार्च को स्टोर करता है। एलियो ऑयल इसके अंदर आ ही रहा है तो इसको बोल दूँगी कि ऑयल स्टोर करता है। और एल्यूरोन हमने उसमें पढ़ा था, एल्यूरोन लेयर ऑफ मेज, ठीक है? तो उसमें क्या होता है? प्रोटीन होता है वो, इसलिए वो किसको दिया जाता है? जर्मिनेटिंग सीड को दिया जाता है एज़ ए खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, राइबोसोम, राइबोसोम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है? अभी के लिए हमें ये याद रखना है क्योंकि बाकी चीज़ें हम इसकी जो है ट्रांसलेशन में करेंगे। अभी के लिए हमें क्या याद रखना है? अभी के लिए हमें याद रखना है कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसके अंदर कैसा होता है? 70s टाइप का होता है, वहीं यूकेरियोट्स में 80s टाइप का होता है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70s टाइप का होता है, ठीक है? हाँ, अभी क्या है, पॉलीराइबोसोम से क्वेश्चन पूछा गया है। पॉलीराइबोसोम का मतलब होता है एक ही एमआरएनए के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम जब अटैच हो जाते हैं, बहुत मतलब मैनी राइबोसोम अटैच हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम होते हैं कहते हैं। और इसका जो मेन फंक्शन है, मेन मोटिव है, वो क्या है? ये इंक्रीज़ कर देता है किसको? एफिशिएंसी को। किसको इंक्रीज़ कर देता है? प्रोटीन बनने की एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर देता है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि एसईआर और आरईआर पे बात कर लेते हैं। तो एसईआर और आरईआर में आपने 2 ही बात याद रखनी है। आर या एस मतलब आपका जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम होते हैं और स्मूथ वाले के ऊपर राइबोसोम नहीं होते हैं। अब जो इसमें मेन क्वेश्चन है वो क्या है? वो है इनके फंक्शंस कि आरईआर के अंदर क्या होता है? आरईआर के अंदर पहला काम होता है प्रोटीन का बनना यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस। दूसरा काम होता है उसके अंदर आपका ग्लाइकोसाइलेशन भी होना। वहीं पे जो आपका स्मूथ है, एसईआर के अंदर क्या होता है? आपका लिपिड बनता है, स्टेरॉइड्स बनते हैं, ठीक है? तो ये आपने याद रखना है। दैट इज़ यहाँ पे आपका क्या होता है? रफ के अंदर आपका जो है फंक्शंस कहाँ लिखे हुए हैं? सिक्रीटरी प्रोटीन बनाना, मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाना और लाइसोसोम के प्रोटीन बनाना। मेन काम क्या है इसका? प्रोटीन सिंथेसिस और को ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन। जबकि एसईआर का मेन काम क्या है? लिपिड, स्टेरॉइड सिंथेसिस और जन सिंथेसिस, ये इसके काम है, ठीक है? तो बस ये वाला लाइन आपके लिए मोर इम्पोर्टेंट है, बाकी तो ठीक है। हुँ। एक काम ये भी याद कर सकते हैं इसका, एसईआर का, कि एसईआर जो है वो लीवर के अंदर क्या काम करता है? तो लीवर के अंदर एससीआर क्या करता है? ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने का काम करता है, ठीक है? अब ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई क्यों करता है? क्योंकि उसके पास एक एंजाइम होता है जिसका नाम क्या है? सीवाईपी 450, सीवाईपी 450, इसकी वजह से वो डिटॉक्सिफिकेशन कर पाता है। तो ऐसे थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, ठीक है? ज़रूरी नहीं है कि रटना ही है। उसके बाद गोल्जी एप्रेटस पे आ जाते हैं, तो गोल्जी एप्रेटस में आपने जो याद करना है, क्या याद करना है कि गोल्जी एप्रेटस का जो मेन काम होता है, वो क्या होता है? ग्लाइकोसाइलेशन होता है, ठीक है? जो भी प्रोटीन, जो भी लिपिड आर-ई-आर से बन के आ रहे होते हैं, ये उसपे क्या कर देता है? लिपिड ये उसपे कार्ब्स ऐड कर देता है, ठीक है? तो ये क्या करता है? ग्लाइकोसाइलेशन करता है। अ, प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड जो है, वो यहीं पे बनते हैं। प्लांट में इसे डिक्टोसोम कहते हैं, जो एक सिंपल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और आपको क्या याद रखना है? जैसे देखो, मैं आपको एक सिंपल तरीके से इसको थोड़ा-सा एक्सप्लेन करती हूँ ताकि आपको ये याद रह जाए, क्योंकि इसको भूलना नहीं है, है ना? तो अपन ने क्या करना है, भूलना नहीं है। तो मैं आपको थोड़ा-सा सिंपल तरीके से बताती हूँ इसको। देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका सपोज़ आर-ई-आर है, ठीक है? और आर-ई-आर के बाद यहाँ पे आपका गोल्जी है, ये आपका गोल्जी है, ठीक है? तो ये होता है आपका सिस गोल्जी, इसको मीडियन गोल्जी बोलते हैं, इसको बोलते हैं आप ट्रांस गोल्जी, ठीक है? सिस का दूसरा नाम क्या है? फ़ॉर्मिंग फ़ेज़। अ, ट्रांस का दूसरा नाम है मैच्यूरेशन फेज, ठीक है? तो अभी देखो होता क्या है, हुँ, अभी देखो होगा क्या, अभी आपका यहाँ पे बनेगा एक प्रोटीन, यही तो बोला हमने कि आर-ई-आर में प्रोटीन बन रहा है, तो आर-ई-आर में सपोज़ ये प्रोटीन बने, ये प्रोटीन कहाँ पे आएँगे? सिस फेज में आएँगे, जैसे ही ये सिस फेज में आएँगे तो सिस फेज क्या कर रहा है? रिसीव कर रहा है प्रोटीन को, जो कहाँ से आ रहे हैं? आर-ई-आर से आ रहे हैं, बना रहा है क्या? नहीं बना रहा है, ये बात याद रखना है कि जो आपका गोल्जी है वो प्रोटीन को बना नहीं रहा, वो उसके अंदर मॉडिफ़िकेशन कर रहा है, ठीक है?
अब ये जाएँगे कहाँ पे मीडियन में, मीडियन के अंदर क्या किए जाएँगे, जो प्रोटीन है, उसके ऊपर भी क्या करेंगे कार्ब्स ऐड कर दिए जाएँगे और जो लिपिड्स आए हैं एससीआर से उसके ऊपर भी कार्ब्स ऐड कर दिए जाएँगे। तो यहाँ से आपका बन जाएगा ग्लाइकोप्रोटीन और यहाँ से आपका बन जाएगा ग्लाइकोलिपिड। ठीक है? उसके बाद इनको भेज दिया जाएगा यहाँ और ट्रांस गोल्जी का काम होता है सॉर्टिंग का, ठीक है? इनको कहाँ पे भेजना है उसका, इनके ऊपर एड्रेस टैग लगाने का, एड्रेस टैग लगा के चाहे इनको लाइसोसोम में जाना हो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना हो, आउट ऑफ द सेल जाना हो, जहाँ भी जाना होगा ये भेज देगा, ठीक है? तो ह अब हमसे एक क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है, मतलब अभी तो नहीं पूछा गया है बट पूछा जा सकता है, तो उसकी एक पॉसिबिलिटी है। जैसे अगर लाइसोसोम में किसी एंजाइम को जाना है, यहाँ से कोई एंजाइम अगर लाइसोसोम में जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि लाइसोसोम में जाने के लिए क्या एड्रेस लगता है? सिंपल बात है। तो लाइसोसोम में जाने के लिए किसी भी प्रोटीन के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? मैन्योज 6 फॉस्फेट ये टैग लगाना पड़ेगा। जिस भी प्रोटीन के ऊपर ये टैग लग गया, दैट मीन्स वो लाइसोसोम का प्रोटीन है, वो लाइसोसोम में जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा कि पहली बात कि लाइसोसोम के प्रोटीन के ऊपर कौन-सा टैग होता है? तो आपने बोलना है मैन्योज 6 फॉस्फेट होता है। कौन लगाता है ये टैग? तो आपने बोलना है ट्रांस गोल्जी लगाता है। ठीक है? बस आपका क्वेश्चन ठीक है। तो टैग बोल दो, सिग्नल बोल दो, सेम बात है, ठीक है? बाकी फंक्शन तो हमें पता ही है। अ, ओके लाइसोसोम में आ गए, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं हम लाइसोसोम को पढ़ रहे हैं थोड़ा-सा, अब हम गोल्गी से बाहर आ गए हैं। चलो लाइसोसोम को देख लेते हैं। थोड़ा-सा अपन कैमरा इधर ले आते हैं। आज कैमरे के साथ गड़बड़ तो हुई है, कोई बात नहीं है, आज आप कंटेंट देखो, मुझे आप कल देखना, रिवाइज़ करते हैं, ठीक है? तो अभी देखो, लाइसोसोम के अंदर हमें क्या-क्या पढ़ना है? लाइसोसोम जो है वो पहली बात याद रखनी है कि सिंगल मेम्ब्रेन अभी तक देखो हमने न्यूक्लियस पढ़ा डबल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा डबल मेम्ब्रेन, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट पढ़ा डबल मेम्ब्रेन, उसके बाद जो हमने पढ़े हैं दैट इज़ आपका आरईआर, एसईआर और उसके बाद आपका गोल्गी और उसके बाद लाइसोसोम ये सब सिंगल है, ठीक है? तो सिंगल मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं उसको हम एसिड हाइड्रोलाइसिस बोलते हैं जिसकी लाइपेज, प्रोटीज़, न्यूक्लियस, ग्लाइकोसाइडेज़ ये सब जो भी किसी चीज़ को तोड़ने का काम करेंगे सारे एंजाइम इसके पास मिलेंगे। और एंजाइम्स की खास बात क्या है? एंजाइम की खास बात ये है कि ये एंजाइम लो पीएच पे क्या होते हैं? एक्टिव होते हैं और लो पीएच किसके पास है? लाइसोसोम के पास है, ठीक है? और बाकी जो पीएच है वो नॉर्मल स्टैंडर्ड पीएच है, लेकिन यहाँ का पीएच देखो 4.5 टू 5 कितना लो पीएच है, तो एसिडिक ही उसमें एनवायरनमेंट में ये एक्टिव होते हैं, ठीक है? तो ये डाइजेस्ट कर लेते हैं खुद की ऑर्गेनेली को, हेटेरोफैगी है, दूसरे को खा जाएँगे, फैगो ऐसा साइट फोटोलाइसिस करते हैं, जिससे क्या होता है आपका सेल डेथ होती है, तो ये सब काम करते हैं, ठीक है? उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो किसने दिया था? सेंगर एंड निकोल्सन ने दिया था। पहली बात तो हमें याद रखनी है कि सेंगर एंड निकोल्सन ने क्या दिया था आपका? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल दिया था, ठीक है? उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें क्या-क्या बताया था उन्होंने? तो उन्होंने बताया था कि फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल जो है वो बना होता है किसका? एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? तो उन्होंने बताया था कि जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है, वो किसका बना होता है? उसमें फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर होती हैं और उसके अंदर क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन जो है वो मतलब इंट्रिंसिक भी होते हैं और एक्सट्रिंसिक भी होते हैं। तो अब आपको क्या याद रखना है? देखो, मैं आपको एक बात याद बताती हूँ। इसमें कहीं जगह नहीं है कुछ बनाने की। हुँ, तो उन्होंने बोला था कि इस तरह से लेयर होती है, उसके जो है ऊपर वाले इस तरह से फॉस्फोलिपिड होते हैं, जो फॉस्फोलिपिड होते हैं वो कैसे होते हैं? एम्फीपैथिक होते हैं यानी उनके अंदर दोनों नेचर होते हैं। उनके ये जो गोल-मटोल से दिख रहे हैं, ये जो हेड हैं, ये कैसे होते हैं? ये आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं यानी पानी से प्यार करने वाले होते हैं। वहीं जो ये टेल्स आपको दिख रही है, ये कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक होती है, फोबिक होती है मतलब ये इनको पानी से प्यार नहीं होता है, ठीक है? अब कुछ प्रोटीन होते हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुछ प्रोटीन होते हैं जो आपको यहाँ पे मिलेंगे, कुछ प्रोटीन होंगे जो आपको यहाँ पे मिलेंगे ऐसे, कुछ प्रोटीन होंगे जो आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो ऐसे प्रोटीन जो मेम्ब्रेन के दोनों तरफ मतलब एकदम एक्सट्रीम्स में मिलेंगे यानी कि इस तरफ या फिर पूरी तरह से इस तरफ, उसको हम पेरिफेरी वाले प्रोटीन बोलेंगे। पर जो मेम्ब्रेन को क्या कर रहे हैं, ऐसे क्रॉस कर रहे हैं, मेम्ब्रेन के अंदर धसे हुए हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक बोलेंगे, ठीक है? तो ये बात याद रखनी है एक तो आपने, ठीक है? तो अब देख लेते हैं क्या-क्या बातें हैं जो उन्होंने बोली थी। ठीक है?
तो उन्होंने बोला था कि फ़ॉस्फ़ोलिपिड बाइलेयर के बने होते हैं, ठीक है? फ़ॉस्फ़ोलिपिड बाइलेयर के बने होते हैं, एम्फ़ीपैथिक होते हैं, हाइड्रोफिलिक हेड देखो गोल-मटोल हेड बाहर की तरफ थे दोनों तरफ और जो टेल थी वो क्या थी अंदर की तरफ होती है, ठीक है? ये एक बैरियर बनाती हैं जिससे कि जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही चीज़ें अंदर आएँ। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या देता है? स्टेबिलिटी देता है। ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, इनके जो लिपिड्स हैं उनके ऊपर कार्बोहाइड्रेट की मोइटीज़ ऐड होती हैं, ठीक है? इंटीग्रल प्रोटीन होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, लिपिड राफ्ट होते हैं। ठीक है, एक बार और समझते हैं उसको। हुँ, ठीक है। एक बार और मैं इसको बनाती हूँ अच्छे से। देखो ऐसे पूरी मेम्ब्रेन होगी, ये जो हेड्स हैं बाहर की तरफ होंगे और टेल जो है वो अंदर की तरफ होंगी, ठीक है? उसके बाद क्या याद रखना है आपने, उसके बाद कहीं-कहीं पे आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा, ठीक है? कहीं-कहीं पे आपको कोलेस्ट्रॉल मिलेगा और कोलेस्ट्रॉल क्या करता है स्टेबिलिटी देता है। तो आपको 2 ही बात याद रखनी है, कोलेस्ट्रॉल क्या देता है स्टेबिलिटी देता है और कोलेस्ट्रॉल क्या कर देता है मूवमेंट को कम कर देता है। जहाँ पे कोलेस्ट्रॉल होगा वहाँ पे मूवमेंट नहीं होगी। तो ये किस काम आएगा? ये काम आएगा कोई रिसेप्टर बनाना है, कोई चैनल बनाना है तो वहाँ पे आपका ये काम आएगा, ठीक है? उसके बाद उन्होंने बताया ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, ठीक है? तो जैसे ये लिपिड है इसके ऊपर आपने कार्बन की मोइटीज़ लगा दी तो ग्लाइकोलिपिड बन गया। वैसे ही ग्लाइकोप्रोटीन हो सकते हैं, ये देखो प्रोटीन है और इसके ऊपर कार्ब लगा दिया तो ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। तो अब याद रखने वाली बात क्या करनी है आपने कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ध्यान से सुनेंगे जो ग्लाइकोप्रोटीन है, वो सिर्फ़ आउटर साइड में मिलेंगे, इनर साइड में नहीं मिलेंगे। इधर ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होंगे, इस तरफ होंगे ग्लाइकोप्रोटीन। क्यों होंगे? क्योंकि ये हेल्प करते हैं किसके अंदर? रिकॉग्निशन के अंदर, सेल को रिकॉग्निशन के जैसे हमारा ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप ये सब जो है, ये इसमें हेल्प करते हैं, ठीक है? तो आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है कि जो ग्लाइकोप्रोटीन है, वो सिर्फ़ आपके आउटर साइड में मिलेंगे, ठीक है? तो ये देखो, प्रोटीन के साथ जब कार्बोहाइड्रेट जुड़ेगा तो ग्लाइकोप्रोटीन बन जाएगा और ये सिर्फ़ आउटर लीफलेट में बनता है। ये किसके काम आता है? सेल रिकॉग्निशन में, एमएचसी में, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग में काम आता है, ठीक है? चलिए, अब ट्रांसपोर्ट पे तो हमने कल भी बात कर ली थी कि सिंपल डिफ्यूजन हो सकता है, फैसिलिटेटेड हो सकता है या फिर ऑस्मोसिस हो सकता है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है मतलब एटीपी की ज़रूरत पड़ेगी, सिंपल है, सिंपल में एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फैसिलिटेटेड में भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑस्मोसिस में भी एटीपी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल डिफ्यूजन में आपका जो है हायर से लोअर कंसंट्रेशन पे आते हैं और जो गैसेज़ का जो डिफ्यूजन होता है वो एक तरह के सिंपल डिफ्यूजन है। फैसिलिटेटेड में जो है आपका कोई ना कोई आपको क्या चाहिए प्रोटीन चाहिए, कोई फैसिलिटेट कराने वाला चाहिए, हेल्प कराने वाला चाहिए, तो कोई प्रोटीन चाहिए। जैसे जो होते हैं वो ट्रांसपोर्टर जो होते हैं वो ग्लूकोज़ के लिए होते हैं, ठीक है? ऑस्मोसिस में आपको क्या चाहिए? ऑस्मोसिस में आपको एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन चाहिए, ठीक है? उसके बाद सेल वॉल, ये जो टॉपिक है मतलब ये जो स्लाइड है इससे इतनी बार क्वेश्चन आया है अलग-अलग फॉर्म में। कभी आप ये समझ लो एनिमल किंगडम के रूप में आ गया, कभी प्लांट किंगडम के रूप में आ गया, कभी सेल के रिस्पॉन्स में आ गया, कभी फिजियोलॉजी के रिस्पॉन्स में आ गया। तो अलग-अलग तरीके से इस स्लाइड से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये स्लाइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसकी हर एक बात आपको याद रखनी है, ठीक है? चलिए इसको याद करते हैं। देखो, याद करने वाली बात क्या है? याद करने वाली बात ये है कि यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि अलग-अलग ग्रुप के अंदर जो सेल वॉल का मटेरियल है वो क्या यूज़ होता है, ठीक है? ये बताया गया है और अगर कोई स्पेशल फीचर है तो उसके बारे में ये भी बताया गया है। तो प्लांट के अंदर जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज़ की बनी होती है। थोड़ा बहुत पेक्टिन और हेमिसेलुलोज़ भी मिल सकता है, लेकिन सेलुलोज़ जो है वो क्या है? प्राइमरी फैक्टर है, ठीक है? याद क्या रखना है कि इसके अंदर प्लाज़्मोडेस्माटा होते हैं जो क्या करते हैं? एक सेल से दूसरे सेल के बीच में कनेक्शन कराने का काम करते हैं। प्लांट के अंदर जो सेकेंडरी वॉल है वो किसके अंदर होती है? वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज़ के साथ लिग्निन की बनी होती है, ये बात याद रखनी है, ठीक है? और ये क्या देती है? लिग्निन क्या देता है? रिजिडिटी देता है। सुब्रिन क्या देता है? वाटर प्रूफिंग करता है, ठीक है? ऑयल टाइप होता है, लिपिड टाइप होता है, तो वो क्या करता है? वाटर प्रूफिंग करता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं, यानी कि नॉर्मल जो बैक्टीरिया है, उनका क्या होता है? थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन्स की बनी होती है, ठीक है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उसमें पेप्टाइडोग्लाइकेन के साथ एलपीएस की भी बनी होती है। साइनोबैक्टीरिया की जो होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन्स उसको क्या बोलते हैं? म्यूरामिक एसिड की बनी होती है।
फंजाई जो है ये क्या है? काइटिन की बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन, ठीक है? ये देखो ये क्वेश्चन आपका 2020 में भी आया है और जहाँ पे पूछा गया था कि एल्गी की सेल वॉल जो फंजाई की सेल वॉल जो है सेलुलोज की बनी होती है, तो आपने बोला था सेलुलोज की नहीं बनी होती, काइटिन की बनी होती है, ठीक है? डायएटम्स मैंने आपको बताया था इसका भी क्वेश्चन आया हुआ है। उन्होंने बोला था कि डायएटम की जो सेल वॉल है वो किसकी बनी होती है? CaCO3 की बनी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है, ठीक है? और माइकोप्लाज़्मा जो है इसके अंदर सेल वॉल नहीं होती है। तो देखो इसकी वजह से क्या बनाते हैं डायएटमस अर्थ बनाते हैं क्योंकि सिलिका जैसा है, फर्श जैसा कर देते हैं ना। तो ठीक है, बस यही क्वेश्चन है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। वैक्यूल की अगर बात करेंगे तो प्लांट्स के अंदर जो वैक्यूल है वो 99% वॉल्यूम पे मिलता है जिसका ट्रैगर प्रेशर होता है और उसकी लेयर को हम क्या कहते हैं? सोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन कहते हैं। वहीं जो एनिमल के अंदर आपको मिलेगा वो स्मॉल मिलेगा। फूड मतलब स्टोरेज के लिए हो सकता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये वाला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपसे सीलिया या फ्लैजेला के बारे में पूछा जाए तो आपने बोलना है 9+2 की अरेंजमेंट होती है। अगर आपसे सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम के बारे में पूछा जाए तो आपने बोलना है 9+0 की अरेंजमेंट होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है और ये उनका फेवरेट ट्रैप क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपको याद रखना है सीलिया और फ्लैजेला पूछा जा रहा है तो 9+2 की अरेंजमेंट होती है और अगर सेंट्रोसोम पूछा जा रहा है तो 9+0 की अरेंजमेंट होती है। बस 2 बातें याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद अब हम आते हैं एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पे। क्या होता है एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम? सिस्टम बेसिकली होता है किसी भी काम को करने के लिए जब कुछ लोग साथ में काम करते हैं तो वो सिस्टम है, जैसे पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे एजुकेशन सिस्टम है। तो उसमें क्या है अलग-अलग लोग हैं, एक हायरार्की में लोग हैं तो उनका काम क्या है एजुकेशन को अच्छा बनाना। कहीं पे हॉस्पिटल में आप अलग-अलग हायरार्की में लोग देखोगे, कहीं नर्स हैं, कहीं कंपाउंडर हैं, कहीं डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। काम क्या है? पेशेंट को ठीक करना। वैसे ही हमारी सेल के अंदर भी एक सिस्टम चलता है जिसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, जिसके अंदर हमारी कुछ ऑर्गेनेल साथ में मिलके काम करती हैं ताकि वो प्रोटीन बना सके और उस प्रोटीन को उसकी डेस्टिनेशन तक पहुँचा सके। इसको हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम कहते हैं, ठीक है? तो चलिए पहले आपने एक बात समझनी है, वो बात ये है कि कौन-सी ऐसी ऑर्गेनेलीज़ हैं जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर आती हैं या कौन-सी ऐसी ऑर्गेनेलीज़ हैं जो एंडो मेम्ब्रेन के सिस्टम के अंदर नहीं आती हैं। ठीक है? तो जहाँ पे आप देखोगे तो आपका ईआर, ईआर के बाद क्या है गोल्गी, फिर लाइसोसोम, फिर वैक्यूल, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर न्यूक्लियर एनवेलप की आउटर मेम्ब्रेन। ये किसके अंदर आती हैं? ये एज़ ए पार्ट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन है। उसके बाद जो बच गया जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट है, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, पेरोक्सोसोम है, ये क्या है? ये आपका अ अ, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर नहीं आता है, ठीक है? तो चलो अब पहले एक बार एक बात समझ लेते हैं। मैं छोटी-सी स्लाइड ले रही हूँ, आपको एक कहानी समझाने के लिए, ठीक है? थोड़ा पानी-वानी पी लीजिए। आज मैं कुछ ज़्यादा ही फ़ास्ट बोल रही हूँ, मेरे को ऐसा लग रहा है। आप लोग बताइए, फ़ास्ट है क्या? अगर ये कैमरा ऐसे ही परेशान करता रहा तो हो सकता है मैं अ, सिर्फ़ आज सेल बायोलॉजी ही पढ़ा के जाऊँ और रात को मैं इसको फ़िक्स करके करा के मेरे से हो रहा होता तो मैं कर ही लेती। तो एक्चुअली क्या हुआ कि मैंने रात को किसी टीचर की एक स्क्रीन देखी और मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा है। अगर मैं इस तरह से प्रेज़ेंट करूँगी तो और बेटर इम्पैक्ट फ़ले पड़ेगा बच्चों की पढ़ाई पे मतलब आपको और अच्छा लगेगा। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि इसको ऐसे करके देखें क्या? तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट पता नहीं कैसा हो गया। वो सुबह ऑफ़िस चले गई, मैं अपना घर का काम करने लगी। फिर जब फाइनली मैं पढ़ने लगी, पढ़ना आईपैड से होता है, मैंने तब भी नहीं देखा लैपटॉप खोल के कि क्या सीन है। फाइनली जब मैं वीडियो बनाने बैठी हूँ, तब मैंने देखा है कि कुछ तो इसके साथ एक्सपेरिमेंट में गड़बड़ हुई है और क्या कर सकते हैं। अब ऑफ़िस में है, फ़ोन लग नहीं रहा है, समझ आ नहीं रहा है मुझे भी, तो मुझे लगा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं, लेट्स सी, है ना? तो अगर उस वाली पीडीएफ में भी इसने थोड़ा गड़बड़ किया, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ कर रहा है, पता नहीं, समझ नहीं आ रहा। तो फिर मैं हो सकता है कि लेट नाइट एक वीडियो बनाऊँ और फिर सुबह में अर्ली मॉर्निंग में आपको दे दूँगी, ठीक है? तो चलिए आप समझते हैं, देखो क्या होता है। ये न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस के अंदर क्या बना? एमआरएनए बना। डीएनए से क्या बना? डीएनए बना, डीएनए से एमआरएनए बना, एमआरएनए बाहर आएगा, यहाँ पे क्या है? ईआर है, ईआर के पास क्या है? राइबोसोम है, ये इसके पास आएगा, इसके पास राइबोसोम है, ये प्रोटीन बना देगा। अब ये जो प्रोटीन बन गया, इसको किसको दिया जाएगा? गोल्गी को, यानी कि सिस गोल्गी को, फिर मीडियन को, फिर ट्रांस को, फिर ट्रांस वाला क्या करेगा? इस पे टैग लगा देगा, फिर वो टैग लगा हुआ प्रोटीन लाइसोसोम में जा सकता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जा सकता है, आउट ऑफ द सेल जा सकता है। तो ये जो सिस्टम एक साथ काम कर रहा है, इसको ही हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसके अंदर क्या नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है और पेरोक्सिसोम नहीं है। अब ये दोनों तो इसलिए नहीं है क्योंकि इनका अपना एरोगेंस है, इनका अपना ईगो है, क्योंकि ये सेल्फ डिपेंडेंट है एक तरह से, यानी सेमी ऑटोनोमस है। तो ये बोलते हैं हम क्यों किसी सिस्टम का पार्ट बने, हम खुद अपना प्रोटीन बना रहे हैं, थोड़ा बहुत ज़रूरत पड़ेगी तो तुमसे ले लेंगे, ठीक है? तो ये आउट ऑफ द सिस्टम हो जाते हैं। लेकिन ये इनके सिकाई में आके चला जाता है, तो ये भी आउट ऑफ द सिस्टम हो जाता है। तो ये एमसीपी जो है, ये क्या हो जाते हैं? आउट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है, ठीक है? ये याद रखना पहली बात तो। अभी तक आपके पेपर में बस इतना ही पूछा गया है, लेकिन एक स्टेप और आगे चलते हैं, हो सकता है अभी पूछ लें, ठीक है? तो वो एक स्टेप आगे वाली बात क्या है? देखो, जब ये ईआर है और ये गोल्गी है, इनकी कहानी है। ईआर से गोल्गी के पास जब प्रोटीन भेजा जाता है, जैसे जब आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हो, है ना? जैसे आपने कोई अच्छा-सा आपने जराकी से कोई अच्छा-सा नहीं जराकी से नहीं, आपने अमेज़न से कोई अच्छा-सा अ, कोई अच्छी-सी साड़ी ऑर्डर किया, आपने लिबास की साड़ी ऑर्डर किया, आपने लिबास का कुर्ता सेट ऑर्डर किया या कुछ भी ऐसा ऑर्डर किया आपने, आपने मीशो से कुछ ऑर्डर किया, तो फिर क्या होता है, वहाँ से जब ऑर्डर आता है तो वो क्या होता है, एक रैप रैप होके आता है, उसपे या मीशो की पन्नी होती है या फिर उसपे अमेज़न का एक डब्बा होता है या फिर फ्लिपकार्ट का कुछ तो होता है, मतलब एक पैकेजिंग होती है उस कंपनी की, ठीक है? तो वैसे ही क्या होता है जब यहाँ से प्रोटीन ईआर से बन के प्रोटीन आरईआर से बन के प्रोटीन जब गोल्जी के पास जाता है तो उसके ऊपर एक पैकिंग चढ़ाई जाती है। उस पैकिंग को हम क्या बोलते हैं? उस पैकिंग को हम बोलते हैं सीओपी कोप 2 इसको हम क्या बोलते हैं? कोप 2 ठीक है? इसको कोट प्रोटीन कहते हैं। कोट मतलब जो एक प्रोटीन के ऊपर एक और कोट चढ़ाया जा रहा है तो उसको कोट प्रोटीन कहते हैं। पर आप ऐसे याद रखो कि एक एक पॉली बैग चढ़ाया जा रहा है प्रोटीन के ऊपर ताकि उसको सेफली ले जाया जा सके, तो उसको हम कोप 2 कहते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि कोप 2 कहाँ पे यूज़ होता है? ईआर टू गोल्गी, गोल्गी टू ईआर, ईआर टू लाइसोसोम, लाइसोसोम टू ईआर ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। तो आपने याद रखना है जब आरईआर से हम गोल्गी के पास जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? कोप 2 की पॉलीथीन चढ़ा देंगे। अब क्या हुआ देखो आरईआर से गोल्गी के पास सामान आ रहा है, प्रोटीन आ रहा है, लिपिड आ रहा है। लेकिन गलती से क्या हुआ, कोई ऐसा प्रोटीन भी गोल्जी के पास चला गया जो आर-ई-आर में ही रहना था। आर-ई-आर के भी तो अपने प्रोटीन हैं, तो फिर गोल्जी क्या करेगा? गोल्जी उसको वापस भ भेज देगा क्योंकि गोल्जी के पास बहुत पावर है सॉर्टिंग करने की, वो तभी समझ जाता है कि प्रोटीन किसका है, तो वो उसको क्या करेगा? वापस भेज देगा। ये प्रोटीन जो वापस आ रहा है, इसको भी फिर कोट करके भेजना पड़ेगा। जैसे हम जब कोई चीज़ रिटर्न करते हैं, तो हमें वैसे ही भेजनी पड़ती है, अच्छे से पन्नी-वन्नी में लगा के उसको टैग वैग करके है ना, जैसे आया था वैसे ही भेजना पड़ता है। तो ये जब रिटर्न करता है तो ये भी एक कोड उस पे लगा के भेजता है, तो इसको हम बोलते हैं कोप 1 ठीक है? बस ये याद रखना है। तो आप आर-ई-आर से गोल्जी कोप 2 गोल्जी से आर-ई-आर कोप 1 ठीक है? बस हो गया। यही याद करना था। इस पूरी कहानी में यही लिखा हुआ है, ठीक है? तो चलो अब एक बार पढ़ लेते हैं। बहुत इरिटेशन हो रही है मुझे इस कैम ये है मेरा पति आज। चलो जी। तो न्यूक्लियस में क्या हो रहा है जीन का डिस मतलब ट्रांसक्राइब हो रहा है, प्री एमआरएनए बन रहा है, फिर मैच्योर एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से बाहर आ रहा है, उसके बाद आरईआर में आ रहा है, वहाँ एटीएस टाइप के राइबोसोम हैं जो उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं, पॉलीपेप्टाइड एमआरएनए जो है वो एंटर कर रहा है। फिर क्या हो रहा है को ट्रांसलेशन हो रहा है उसके अंदर यानी कि एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन करा जा रहा है, सल्फाइड बॉन्ड बन रहे हैं, प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही है। ये सब कहाँ पे होता है? ये सब आरईआर के अंदर ही हो रहा है, ठीक है? अब क्या हो रहा है कॉप 2 वेसाइकल में उसको बाँध के कहाँ क्या करा जाएगा, उसको गोल्गी के पास भेजा जाएगा, सिस गोल्गी के पास, ठीक है? उसके बाद गोल्गी कॉम्प्लेक्स उसको फर्दर ग्लाइकोसाइलेशन करेगा ये जो मैनो 6 फॉस्फेट है इसकी टैगिंग करेगा, सॉर्टिंग करेगा, पैकेजिंग करेगा और जिसको भेजना है उसको भेज देगा।
कोप 1 जो है किसमें यूज़ होता है? रेट्रोग्रेड, रेट्रो मतलब वापस आना, एंट्रो मतलब एक तरफ जाना, तो इसको बोलते हैं। चलो ये भी समझ लो, क्या पता पूछ लें आपसे। तो ये देखो, ये जब आर-ई-आर से गोल्जी के पास भेजा जा रहा है और कोप 2 की कोटिंग हो रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंटरोग्रेड, ठीक है? या एंटरोग्रेड ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, जैसे हम पुराने गाने से तो सुनते हैं, तो उसका क्या कहते हैं, ये रेट्रो गाने, तो ये रेट्रोग्रेड बोलते हैं इसको, पुराना यानी कि वापस से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेट्रोग्रेड, ठीक है? ओके, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम आते हैं सेल साइकिल पे। अब देखो, सेल साइकिल से अ, मैंने तो बहुत सारे क्वेश्चन वैसे देखे नहीं हैं। ऐसे अल्टरनेट में ऐसा होता है कि एक क्वेश्चन आ गया, फिर 1 साल नहीं आया, फिर दूसरी बार एक क्वेश्चन आ गया, फिर नहीं आया, फिर तीसरी बार एक क्वेश्चन आ गया। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन भी क्या आते हैं, टू द पॉइंट क्वेश्चन आते हैं। मतलब ये कहाँ पे होता है, ये कहाँ पे नहीं होता, बस ये क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसको उतना ही पढ़ेंगे जितना पेपर के लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो चलो इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सेल साइकिल के अंदर पहले क्या होती है, पहले होती है आपकी कुछ इंटरफ़ेज़ेज़, उसके बाद होती है एम फ़ेज़, और अगर जो किसी फ़ेज़ में नहीं जा रहे, वो फिर जी0 में चले जाते हैं। ये जो इंटरफ़ेज़ होती है, इसकी 3 फ़ेज़ होती हैं, जी1, एस, जी2। आपको याद क्या रखना है? आपको याद रखना है कि जी1 फ़ेज़ के अंदर प्रिपरेटरी फ़ेज़ होती है, क्योंकि जी1 के बाद क्या आने वाली है? एस आने वाली है। एस में क्या होने वाला है? डीएनए रेप्लिकेशन होने वाला है, और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे एंजाइम चाहिए, ठीक है? तो जो जी1 फ़ेज़ होती है, उसके अंदर क्या होता है? भर-भर के ट्रांसलेशन चल रहा होता है, भर-भर के ट्रांसक्रिप्शन चल रहा होता है। उसके बाद एस फ़ेज़ जो आती है, यही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो आपने क्या याद रखना है कि एस फ़ेज़ में आपका डीएनए रेप्लिकेट होगा, एस फ़ेज़ में आपके हिस्टोन रेप्लिकेट होंगे, एस फ़ेज़ में आपका जो सेंट्रियोल है उसका डुप्लीकेशन होगा। 3 बातें याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका जी2 फ़ेज़ आता है। जी2 फ़ेज़ के अंदर मेन क्या काम होता है, डीएनए डैमेज चेक किया जाता है, क्योंकि इसके बाद फिर सेल कहाँ पे जाएगी? सेल फिर आपका माइटोसिस में या मियोसिस में जाएगी। अभी क्या करना है आपको, यहाँ पे चेक कर लेना है कि कोई डीएनए में डैमेज तो नहीं है। अगर डैमेज होगा तो ठीक कर दिया जाएगा सेल को, ठीक नहीं हुआ तो उसको एपोप्टोसिस करा दिया जाएगा, लेकिन गलत डीएनए वाली सेल नहीं जानी चाहिए, ठीक है? उसके बाद फिर माइटोसिस में जाएगी ही, और फिर जो सेल डिवीज़न नहीं करती हैं, वो जी0 फ़ेज़ में चली जाती है, इसको क्यूशेंट बोलते हैं, ठीक है? ठीक है, उसके बाद आते हैं माइटोसिस। अब माइटोसिस में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बात है नहीं माइटोसिस में, जो थोड़ी बहुत दिमाग की बातें हैं, वो मियोसिस में ही हैं। तो माइटोसिस एक तरह का इक्वेशनल डिवीज़न है, जिसमें अगर आप देखोगे 2n वाली सेल जो है, वो 2n ही मतलब डॉटर न्यूक्लियाई बनाती है। तो एक सेल से क्या बनेंगी, 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी, ये भी 2n थी, ये भी 2n है, ये भी 2n है। यानी कि प्लॉइडी लेवल जो है, वो चेंज नहीं होता है, ठीक है? ये आपने याद रखना है। ये किसके अंदर देखने को मिलता है? सोमैटिक सेल के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या है? आपका प्रोफ़ेज़, मेटा, एना, टीलो और साइटोकाइनेसिस। अब प्रोफ़ेज़ में तो क्या है? प्रोफ़ेज़ में तो वही है, थोड़ा-सा जो आपका न्यूक्लियस है, वो क्या हो रहा है? न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, वो ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगी, कंडेंसेशन होना स्टार्ट होएगा क्रोमैटिन का। फिर मेटाफ़ेज़ में वो एक प्लेट पे अलाइन हो जाएँगे। अब याद जो रखना है, वो आपने क्या रखना है? याद रखना है आपने ये एनाफ़ेज़। एनाफ़ेज़ में क्या हो रहा है? एनाफ़ेज़ के अंदर सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे और क्रोमैटिड एक-दूसरे से दूर जाएँगी। सेंट्रोमियर स्प्लिट होंगे और सिस्टर क्रोमैटिड एक-दूसरे से दूर जाएँगी। ये बात याद रह जाएगी। बस एक बात भी याद कर ली ना, आपका क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद टीलोफ़ेज़ में आपको कुछ नहीं याद करना है, वापस से न्यूक्लियर एनवेलप बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये सब कोई बात नहीं है, ठीक है? साइटोकाइनेसिस में आपने 2 बातें याद रखनी है कि एनिमल के अंदर जो क्लीवेज फरो बनती है, वो किसकी बनती है? एक्टिन मायोसिन रिंग की बनती है, ठीक है? यहीं जो प्लांट में बनती है, वो किसकी बनती है? गोल्गी वेसिकल से बनती है, उसको हम प्रेग्मोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है? उसके बाद सेल प्लेट जो है वो बनेगी और दोनों डॉटर न्यूक्लियाई बन जाएँगी, तो कोई ख़ास बात नहीं है। ख़ास बात जो है वो ये है कि एनाफ़ेज़ के अंदर जो आपके सेंट्रोमियर्स होते हैं, वो स्प्लिट होते हैं और 2 सिस्टर क्रोमैटिड एक-दूसरे से दूर हो जाती हैं। ये बात याद रखनी है बस, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। उसके बाद यही सब लिखा हुआ है, सिग्निफिकेंस क्या है? अगर हमें ग्रोथ करानी है तो हम माइटोसिस कराएँगे, अगर हमें जैसे हमारी स्किन जो है उसमें डेड हो जाती है, तो वापस से रिप्लेसमेंट के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, क्लोनिंग के लिए, और अगर रीजनरेशन कराना है या फिर कोई हीलिंग करानी है, तो उसके लिए माइटोसिस अच्छा है। अब हम आते हैं मियोसिस पे, तो मियोसिस पे जो है, पहली बात
जो याद रखनी चाहिए वो क्या है, ये जो स्टेजेज़ हैं इनका सीक्वेंस हमें पता होना चाहिए, ठीक है? कि मियोसिस में आपका मियोसिस 1 है तो प्रोफ़ेज़, मेटाफ़ेज़, एनाफ़ेज़ और टेलोफ़ेज़ हो गया। फिर प्रोफ़ेज़ 1 की जो स्टेजेज़ हैं वो आपको याद रखनी होती है, वहीं से क्वेश्चन बनता है। तो ये देखिए प्रोफ़ेज़ 1 की 4 स्टेजेज़ हैं, पहले तो हमें इनके नाम जो है सीक्वेंस में याद रखने हैं। जैसे कि मैं इसको पिछली बार भी जब ये पूरा वीडियो बनाया था मैंने, तो इसके नाम कैसे याद कराए थे मैंने? हमने याद करे थे इसके नाम लेज़ी, पति, दीप्ति, दीदी। दीप्ति दीदी का जो पति है वो बहुत लेज़ी है, तो लेज़ी पति ऑफ दीप्ति दीदी। दीप्ति दीदी अगर कोई है तो प्लीज़ नाराज़ नहीं होना, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है? तो लेज़ी पति ऑफ दीप्ति दीदी। दीप्ति दीदी का जो पति है वो बहुत लेज़ी है, तो अल से क्या है मतलब ल कबीर को पढ़ा-पढ़ा के मैं उस पे आ गई हूँ, क्या बोलते हैं उसको? फ़ोनिक साउंड में बात करने लगी हूँ। तो एल से बनेगा आपका लिप्टोटीन, जेड से बनेगा ज़ाइगोटीन, पी से बनेगा पकाइटिन, डिप से बनेगा आपका डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस दीदी, ठीक है? डाइकाइनेसिस ऐसे याद करना है, ठीक है? तो लेज़ी पति ऑफ दीप्ति दीदी ये आपने याद रखना है। दीप्ति क्यों ऐड किया है? क्योंकि 2 जगह डी, डी है, तो आपको इसमें डिफरेंस पता होना चाहिए, तो डीआईपी डिप, है ना? तो ये पहले क्वेश्चन आ सकता है कि अरेंज करो इनको सही मैनर में, कौन-सा पहले आएगा, कौन-सा बाद में आएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, अब एक आपने क्या करनी है, एक स्टोरी सुननी है। जब मैंने पहले भी इसको पढ़ाया था, तो मैंने ऐसे ही सुनाया था स्टोरी, और अभी भी मैं वो स्टोरी सुनाऊँगी और आपको स्टोरी से क्या करना है, याद करनी है चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि पेपर के 4 दिन बच गए हैं, अब बहुत ज़्यादा रटने की या समझने की कोशिश करना बेकार है। अब बस अपने क्वेश्चन ठीक कर लो, ठीक है? वैसे ये मैंने वैसे ये मेरी पहली कंटेंट वीडियो थी जो मैंने बनाई थी। मतलब ये एज़ इट इज़ सारा कंटेंट वहाँ पे है। अगर आपको और ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना है तो आप वो वीडियो देख सकते हो। बट अभी को क्योंकि टाइम कम है तो टू द पॉइंट बात करते हैं। सो टू द पॉइंट में स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। तो चलिए, देखो जैसे हम कॉलेज में जाते हैं नए-नए, तो कॉलेज का कुछ माहौल होता है ना, कुछ रंगीन माहौल होता है कॉलेज में जाने का। तो वही एक सीन है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमारे हम कॉलेज में जाते हैं तो हमारे अंदर जो स्टेज है वो क्या है, लेप्टोटीन। लेप्टोटीन में क्या हो गया होगा आपका, सिर्फ हम कॉलेज में गए हैं और हमारी हाय हेलो होनी शुरू हुई है लोगों से, है ना? सो लेप्टोटीन में क्या हो रहा है आपका, क्रोमोसोम बिगिन कंडेंस, क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस है। कंडेंस का मतलब क्या है? थोड़ा पास-पास आना स्टार्ट हुए हैं, हाय हेलो होना स्टार्ट हुई है, मिलना शुरू हुए हैं, ऐसे वाला। ठीक है? तो यही हो रहा है और कुछ ख़ास बात नहीं हो रही है इसके अंदर, ठीक है? सो क्रोमोसोम बिगिन्स टू बी कंडेंस, क्रोमोसोम जो है थोड़ा-थोड़ा कंडेंस होना शुरू हुए हैं, यानी कि हम कॉलेज में जाते हैं तो हम हाय हेलो करना स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आती है ज़ाइगोटीन, ज़ाइगोटीन वो वाली स्टेज होती है जब क्या होता है, जब फिर कुछ गहरी दोस्तियाँ हो जाती हैं ना, तो साइनेप्सिस, कुछ जोड़े बन जाते हैं, कुछ गहरी दोस्तियाँ हो जाती हैं, तो उसको साइनेप्सिस कहते हैं। तो साइनेप्सिस मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम अब पेयर अप हो गए हैं, जिनकी थिंकिंग मिलती थी, वो लोग अब दोस्त बन गए हैं, साइनेप्सिस हो गया है, जोड़ा बन गया है, और जो रिलेशनशिप है वो अब क्या हो गया है, कॉम्प्लेक्स हो गया है, सिनेप्टोटीमल कॉम्प्लेक्स बन गया है। तो ज़ाइगोटीन में क्या हो रहा है, मतलब एक स्टेज आगे चले गए हैं, तो फिर क्या हो रहा है आपका, अब साइनेप्सिस बन गया है, यानी कि जोड़ा बन गया है होमोलोगस क्रोमोसोम का, और साइनेप्टोटीमल कॉम्प्लेक्स बन गया है, ठीक है? 2 बातें याद करनी है यहाँ पे, कि आपसे पूछा जाएगा पेयरिंग या साइनेप्सिस कब बनता है, तो आपने बोलना है ज़ाइगोटीन में बनता है, ठीक है? साइनेप्टोटीमल कॉम्प्लेक्स जो है वो कब बनता है, तो आपने बोलना है ज़ाइगोटीन में बनता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या आता है, फिर आता है पैकाइटिन, पी फॉर पैकाइटिन, पी फॉर प्यार, फिर हो जाता है फाइनली प्यार, और प्यार होने में फिर क्या हो जाता है, फिर जब 2 लोग प्यार में होते हैं तो दे शेयर ईच अदर थिंग्स, और वो अपने आप अपने एक-दूसरे को हर बातें शेयर करती हैं, हर चीज़ें शेयर करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ थिंग्स, है ना? तो उसी को क्या कहते हैं सेल बायोलॉजी में, उसी को क्या कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर। जब एक्सचेंज हो रहा है होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। और वो एक्सचेंज इतना ज़्यादा होता है कि वो सोचते हैं कि हम 2 हैं और फिर 2 से 4 हो जाएँगे। यानी कि बाइवेलेंट और टेट्राड्स जब दिखने स्टार्ट होते हैं, क्लियरली विज़िबल होते हैं। 2 और 2 से 4 होने के सपने जो देखने स्टार्ट करते हैं, वो कौन से होते हैं? पैकाइटिन में, किसमें होते हैं? प्यार वाली स्टेज में। तो ऐसे याद रखना है इसको, कि थिक टेट्राड स्टेज, या फिर हम बोलें कि टेट्राड और बाइवेलेंट कहाँ पे बनने स्टार्ट होते हैं? तो आपने बोलना है प्यार वाली स्टेज में। प्यार वाली स्टेज क्या होती है? पैकाइटिन, ठीक है? 2 या 2 से 4 बनने की जो सपने होते हैं, वो कहाँ होते हैं? पैकाइटिन, प्यार वाली स्टेज में। ठीक है? तो ये क्या है, देखो एस्टेट का फ़ेवरेट क्वेश्चन है ये, पैकाइटिन वाला। उसके बाद क्या होता है, देखो फिर कॉलेज खत्म होता है और हम अपने करियर में थोड़ा-सा
क्या बोलते हैं उसको, सीरियस हो जाते हैं। फिर हमें पता चलता है सीरियसनेस क्या होती है, देश-दुनिया क्या होता है। फिर वो जोड़े जो बने थे अब वो टूटने स्टार्ट हो जाते हैं, डिप्लोटिड, अब डिवोर्स होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? तो वापस से क्या होता है, जो आपका कॉम्प्लेक्स बना था वो डिसेम्बल होना स्टार्ट हो जाता है। होमोलोगस क्रोमोसोम अब एक-दूसरे को रिपेल रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? अ तो ये हमने याद रखना है। फिर डाइकाइनेसिस में फाइनली अब तुम हम नहीं, हम तुम नहीं, वो वाला सीन हो जाता है, मतलब टर्मिनेशन हो गया। अब न्यूक्लियर एनवेलप वापस से आपका डिसॉल्व होना स्टार्ट हो गया और जो भी स्टेजेस मतलब लास्ट ऑफ द थिंग्स थी वो होनी स्टार्ट हुई। तो इसमें कुछ ख़ास बात है नहीं, ठीक है? मूविंग अपार्ट है, इसमें कुछ ख़ास बात है नहीं। यहाँ पे आपको यही याद रखना है, जो मेन 3 स्टेजेस हैं वो क्या है, आपकी ज़ाइगोटिन है, पेकाइटिन सबसे इम्पोर्टेंट है और डिप्लोटिन थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट है। तो ज़ाइगोटिन में याद रखना है साइनेप्सेस जोड़े बनते हैं, आपके पेकाइटिन में प्यार होता है, यानी कि 2 से 4 बनेंगे, यानी कि टेट्राड्स बनेंगे, बाइवेलेंट क्लियरली दिखना स्टार्ट हो जाएँगे और डिप्लोटिन में क्या हो जाते हैं, ये जो कॉम्प्लेक्स बना था ये अब डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है? तो बस यही याद करना है आपने, इतना याद कर लोगे तो हो जाएगा। वापस से यहाँ पे यही सब लिखा हुआ है, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस पे, उसके बाद थोड़ा-सा ooजेनेसिस पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को हम सम अप करेंगे, मतलब खत्म करेंगे, ठीक है? तो चलिए स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लेते हैं। आपसे क्या पूछा जाएगा? देखो आपसे तो अभी तक यही क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पर्मेटोगोनिया जो है वो 2n होता है क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट 2n होता है क्या? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट n होता है क्या? स्पर्मेटिड n होता है क्या? सोमैटोगोन मतलब जो स्पर्मेटोजोआ है, जो स्पर्म है वो क्या होता है? देखो आपने क्या याद रखना है? आपने याद रखना है कि एक एक क्या है आपका स्पर्मेटोगोनिया है जिसको हम स्पर्म मदर सेल बोलते हैं, ठीक है? उसके अंदर माइटोसिस होगा और क्या बनेगा आपका इसी तरह की एक सेल और बन जाएगी। एक सेल्फ रिन्यूअल में चली जाएगी क्योंकि स्टेम सेल है और एक थोड़ा ग्रो करके क्या बना लेगी आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेगी। तो ये भी 2n है, ये भी 2n है। क्यों? क्योंकि माइटोसिस हुआ है तो प्लोडी लेवल चेंज नहीं होगा। अब आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है ये फाइनली क्या करेगा इसके अंदर क्या हो जाएगी आपकी मियोसिस 1 हो जाएगी। जैसे ही मियोसिस 1 हुई तो प्लोडी लेवल चेंज होएगा। तो यहाँ पे 2 सेल बनेंगी लेकिन दोनों ही क्या होंगी एन इनको हम बोलेंगे क्या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट क्या बोलेंगे हम इसको सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बोलेंगे, ठीक है? उसके बाद फिर क्या होगा? उसके बाद फिर आपका वापस से इसके अंदर मियोसिस 2 होगी लेकिन मियोसिस 2 तो कैसी होती है माइटोसिस जैसी जैसी होती है। तो 4 सेल बनेंगी लेकिन चारों का प्लोडी लेवल क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसको हम क्या कहते हैं स्पर्मेटोजोआ। तो बस आपको यही याद रखना है कि अगर आपसे स्पर्मेटोगोनिया या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट पूछा जा रहा है, तो आपने बोलना है 2n लेकिन अगर आपसे उसके बाद में पूछे जा रहे हैं क्योंकि उसके बाद मेयोसिस हो चुकी है, तो प्लोडी लेवल चेंज हो चुका है। बस इतनी बात याद रखनी, ठीक है? कहाँ पे होता है? सेम्निफरस ट्यूब्यूल में होता है, 74 डेज़ में होता है और लाइफ टाइम चलता रहता है, ठीक है? प्यूबर्टी के बाद प्यूबर्टी पे स्टार्ट होता है और फिर लाइफ टाइम चलता रहता है। सेम एज़ ooजेनेसिस के साथ होता है। सो ooगोनिया जो 2n सेल है हमारी ooगोनिया फीटल ओवरी के अंदर यानी कि जब फीटस में ये डिसाइड हो गया कि फीमेल है उसके बाद जब ओवरी का डेवलपमेंट हुआ तो वहीं पे फिर क्या हो गया आपका माइटोसिस होना स्टार्ट हुआ और बहुत सारे ooगोनिया बन गए, ठीक है? बर्थ से पहले ही बहुत सारे ooगोनिया बन गए। अब होता क्या है ये ooगोनिया बने हैं, तो ये ग्रो होके क्या बनाएँगे आपके प्राइमरी ooसाइट बनाएँगे। प्राइमरी ooसाइट भी 2n ही रहने वाला है क्योंकि कोई डिवीज़न हुआ नहीं है। अब जो प्राइमरी ooसाइट है वो किसके अंदर जाएगा? वो मियोसिस 1 के अंदर जाएगा, लेकिन उसको डिप्लोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज़ 1 में रोक लिया जाएगा, ठीक है? मियोसिस 1 की प्रोफेज़ 1 की डिप्लोटीन स्टेज में उसको रोक लिया जाएगा कि अभी ज़रूरत नहीं है, अभी रुको। तो ये इम्पोर्टेंट है वैसे तो अभी आया नहीं है लेकिन आ जाए आई डोंट नो, हो भी सकता है अगर उनका मन करे तो पूछ लेंगे। तो आपने क्या बताना है पहले oogonia है जो 2n है फिर वो थोड़ा-सा ग्रो हुआ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट प्राइमरी oocyte बना, प्राइमरी oocyte भी 2n है प्राइमरी oocyte जो है वो क्या हो गया मेयोसिस 1 में एंटर तो किया प्रोफेज आई, उसके बाद उसका मतलब लिप्टोप्रोटीन आया, ज़ाइगोटिन आया, पेकाइटिन आया, डिप्लोटिन आया और आपका डाइकाइनेसिस आया। तो डिप्लोटिन में आके उसको क्या कर दिया, रोक दिया गया। अभी डाइकाइनेसिस नहीं, डिप्लोटिन में ही उसको रोक दिया गया, कि अभी रुको, अभी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर बेबी का बर्थ हुआ और सब हुआ। टिल प्यूबर्टी तक क्या हुआ, फिर प्यूबर्टी आते ही फिर क्या हुआ आपका, इसको स्टार्ट किया गया कि अब मेयोसिस 1 कंप्लीट हुआ और मेयोसिस 2 बन गया। जैसे ही मेयोसिस 2 स्टार्ट हुआ तो मेटाफ़ेज़ में इसको फिर से रोक देते हैं। जैसे ही मेटाफ़ेज़ में इसको रोक देते हैं, अब ये वहीं पे रुका रहता है। अब जब तक स्पर्म नहीं आएगा, जब तक इसके अंदर मेयोसिस 2 कंप्लीट नहीं होगी। जैसे ही स्पर्म आएगा तो मेयोसिस 2 कंप्लीट होगी और oocyte बनेगा मतलब एग बनेगा और फाइनली उनका क्या हो जाएगा, एग और स्पर्म जो है वो आपके मिक्स हो जाएँगे मतलब कि ज़ायगोट बन जाएगा। तो जो मंथली
जो ब्रेकडाउन होता है वो एग का नहीं होता है, वो किसका होता है आपका सेकेंडरी oocyte का होता है, ठीक है? तो ये बात याद रखनी है बस। वैसे अभी तक इतना कॉम्प्लेक्स पूछा ही नहीं गया है, आपसे सिर्फ यही पूछा गया है कि प्लोइडी लेवल कितना होता है, तो ओगोनिया का 2n होता है, प्राइमरी oocyte का 2n होता है, सेकेंडरी oocyte का n होता है, ootyd का n होता है और मैच्योर ओवम का भी n होता है, ठीक है? यानी कि हैप्लॉइड होता है। उसके बाद ये टेबल है, इसमें इनका जो है डिफरेंशिएशन है, तो स्पर्मेटो लोकेशन की अगर बात करेंगे तो लोकेशन कहाँ पे होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल में होती है, वहीं ooजेनेसिस जो है वो ओवरी में होती है, ये प्यूबर्टी पे स्टार्ट होती है, ये फेटल फीटल लाइफ में ही स्टार्ट हो जाती है ऑलरेडी लेकिन अरेस्ट रहती है, ठीक है? अ, तो यहाँ पे ये कंटीन्यूअस प्रोसेस है, कोई अरेस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 बार अरेस्ट होता है। ये फंक्शनल हैं चारों के चारों, लेकिन इसमें 1 फंक्शनल बनती है और 3 डीजेनरेट हो जाती हैं, जो पोलर बॉडी की फॉर्म में होती हैं, ठीक है? इसके अंदर आपको पोलर बॉडी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको 3 पोलर बॉडी मिलेंगी। उसके बाद आपने जो याद रखना है, हाँ, ये कर सकते हैं कि एफएसएच जो है यहाँ पे क्या करता है आपका, एफएसएच जो है वो टेस्टोस्टेरोन को सिक्रीशन का हेल्प करता है, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है। वहीं पे एफएसएच यहाँ पे क्या करता है, फॉलिक्यूलर की ग्रोथ कराता है और एलएच क्या करता है, ओव्यूलेशन सर्च कराता है, इस दिन ओव्यूलेशन होता है, ठीक है? तो बस ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है ये तो। ये हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में, अभी नहीं पढ़ रहे हैं इनको हम। ठीक है, कुछ पीवाईक्यू भी देखेंगे क्या-क्या आए हुए हैं, उससे पहले बस एक छोटा-सा टॉपिक कर लेते हैं, डाई वाला कि कौन-सी डाई जो है वो किसके लिए, किस ऑर्गेनेल के लिए यूज़ की जाती है। सारी नहीं याद करनी है, कुछ मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि पेगिंस्टेन से पूछा गया है, तो ये डीएनए या फिर क्रोमोसोम के लिए होती है। एसिटोकेरामाइन पूछा गया है, ये भी क्रोमोसोम के लिए होती है। जिम्सा तो होती ही किसके लिए, क्रोमोसोम के लिए, जी बेंडिंग इसको कहते हैं। जीनस ग्रीन भी अभी हमने पढ़ा किसके लिए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होती है। उसके बाद आपने सेफरिन जो है कि ये याद रखना है आपने, सेफेरिन जो है ये लिग्निफाइड वॉल के लिए होती है, यानी प्लांट टिश्यू के लिए होती है, इसको आप क्रोमोसोम के लिए यूज़ नहीं करते हो, ठीक है? बस ये वाली बात याद रखनी है, ये तो कुछ खास नहीं है। के बाद देख लेते हैं कि अब आपके जो पेपर में है, किस तरह के क्वेश्चन्स पूछे गए हैं। थोड़ा-सा उससे भी गो थ्रू हो जाएँगे, है ना? तो कैरियोटाइपिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, ये मैंने आपको वैसे भी कराया था। कैरियोटाइपिंग का मतलब होता है कि जो क्रोमोसोम से रिलेटेड होती है, क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी, उनका डाइंग, उनका बैंड पैटर्न, उसको कैरियोटाइपिंग बोलते हैं। राइबोसोम जो ह्यूमन के माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, तो वो कौन-से होंगे? 70s टाइप के होंगे। उसके बाद डिवीज़न ऑफ सेंट्रोमियर इन एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। तो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर्स का डिवीज़न नहीं होता है, वहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये इसका क्वेश्चन है, इसको छोड़ दो। सेल वॉल कंपोनेंट जो है, साइनोफाइसिस का नाम साइनोबैक्टीरिया क्यों रखा गया है? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन्स की सेल वॉल होती है, ठीक है? उसके बाद अगर नॉन रेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है तो उसके अंदर एक ही कॉपी मिलेगी। अ, अगर आपको ये चेक करना है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर, तो आप चेक कर सकते हो सेंट्रियोल। सेंट्रियोल किसकी प्रॉपर्टी है? एनिमल सेल की प्रॉपर्टी है, प्लांट सेल में ये नहीं होता है, ठीक है? क्रोमैटिन आर द अ ठीक है, ये तो बाइवैलेंट और टेट्राएड किसमें होगा? पैकाइटिन में होगा, ये मैंने बता दिया आपको। उसके बाद सेल वॉल ऑफ ट्रू फंजाई किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। बाइवैलेंट कब दिखाई देते हैं? पैकाइटिन में दिखाई देते हैं। उसके बाद फ़ॉल्स स्टेटमेंट बताना तो एल्यूरोन प्लास्ट जो है वो स्टोर करते हैं स्टार्च को, तो ये फ़ॉल्स है। एल्यूरोप्लास्ट किसको करते हैं? प्रोटीन को करते हैं। उसके बाद आपका माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है, उसके अंदर ये 2 कॉपर सेंटर्स होते हैं। 23 क्रोमोसोम यानी कि एन नंबर जो है वो किसका होता है? सेकेंडरी oocyte का होता है या फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का होता है। उसके बाद जेनस बी ग्रीन जो है वो किसके लिए होती है? वो माइटोकॉन्ड्रिया के लिए होती है, तो एकदम ट्रू बात है। माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियर डीएनए में जो हमें हुँ, ये बताना था कि डिफरेंस क्या-क्या है, तो उनका जीसी कंटेंट डिफरेंट है, ठीक है? ये रॉन्ग ये करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑनियन के अंदर ठीक है। अ, ये तो हम सब कर चुके हैं। हाँ, ये तो वही बातें हैं जो मैं एक-एक करके बताया था, उसमें कुछ वो नहीं है। तो अभी हमारा सेल पूरी तरह से फिनिश हो गया है, अब इसमें और आपको कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, ये मोर देन इनफ ही है।
तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। एक बार मैं चेक कर लेती हूँ कि ये अ, मतलब मेरा कैमरा अच्छे से सेट होता है कि नहीं होता है, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। मुझे लग नहीं रहा ये आज कुछ काम करेगा मेरा कैमरा। ये वाला लेकिन इसमें मैं क्यों नहीं आ रही? नहीं हो पा रहा। वैसे तो काम नहीं बनेगा, ऐसे तो मेरी सारी टेबल्स जो हैं वो छुप जाएँगी मेरे पीछे ही। मैं ऐसे नहीं पढ़ा सकती, ये वैसे भी बहुत दिमाग वाला चैप्टर है तो इसमें तो प्रॉपर सब चीज़ होनी चाहिए। एक्चुअली देखो मैंने ना इसको पढ़ाने के लिए बहुत सारे टेबल्स बनाई हुई हैं और अगर मैं इसको ऐसे करूँगी तो टेबल छुप जाएँगी और आपको दिखेगा नहीं अच्छे से। दिखेगा नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा, इतनी मेहनत से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं। ये देखो ये सब पूरा टेबल्स हैं इसमें, टेबल्स के सिवा कुछ नहीं है। तो ये देखिए पूरा टेबल्स है इसमें। तो कोई बात नहीं फिर अभी मैं क्लास को अ, अनफॉर्च्यूनेटली यहीं पे एंड कर रही हूँ क्योंकि ये फिक्स नहीं हो पा रहा है और मुझे नहीं समझ आ रहा है मैं इसको कैसे ही फिक्स करूँ ताकि क्योंकि मैंने ऑलरेडी कैमरे के लिए इधर स्पेस बनाया हुआ है, तो बस ये स्पेस ही यूज़ होना चाहिए और कोई स्पेस नहीं यूज़ होना चाहिए, नहीं तो फिर मेरी टेबल्स जो हैं वो छुप जाएँगी। ओके, सो सॉरी गाइज़ मैं नहीं कर पा रही हूँ कंटिन्यू आगे, मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी है, बट इट्स ओके आपको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कल 2 क्लास दे दूँगी आपको, है ना? और वैसे ऑलरेडी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैंने एक लेक्चर में ख़त्म कर रखी है, पूरे वो भी क्रैश मतलब छोटा ही है, ऐसा नहीं है कि उसको भी मैंने बहुत 2-3 घंटे की क्लास है वो, मुश्किल से 1 घंटे की 1 डेढ़ घंटे की क्लास होगी, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अदरवाइज़ फिर मैं कल या फिर आज रात को ही चाहे मुझे अपलोड करनी पड़े इसको ठीक करके, मैं आपको मतलब डिलीवर करा दूँगी ये क्लास, ठीक है? और थैंक यू सो मच मुझे बहुत अच्छा लगा, आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत पॉज़िटिविटी मिलती है, मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है एंड थैंक यू सो मच। अगर और भी कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको थोड़ा-सा डीमोटिवेशन फ़ील हो रहा है या फिर आप जो भी फ़ील कर रहे हो, आप मेरे को फ्रीली बता सकते हो, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हो, आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हो। अगर आपको मतलब कुछ भी नीड है तो आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है? और आज आपको मेरे लिए एक काम करना है। देखो आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो, मुझे नहीं पता कि कितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, बट मेरे व्यूज़ तो यही बता रहे हैं कि लगभग 1000 लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो 1000 लोग में से जो 500 लोग सीरियस हैं मेरी वीडियो को लेके या फिर मुझे सीरियस लेते हैं, आज मैं उनको एक काम देके जा रही हूँ, ठीक है? आपको क्या करना है, जो भी 500 लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या करना है मैं आपको सपोर्ट कर रही हूँ, आपने मुझे सपोर्ट करना है और आपने मुझे सपोर्ट के फॉर्म में क्या करना है, आपके आस-पास, आपके सर्कल में देखो हम क्या करते हैं, जब हम फ्री बैठे रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, रील्स देखते हैं और रील्स को क्या करते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। ये हम करते हैं, ये सब करते हैं जीवन में, मैं भी करती हूँ, ठीक है? तो आपको क्या करना है, आज आपको सिर्फ़ एक काम करना है, एक बहुत छोटा-सा 1 मिनट का काम देके जा रही हूँ मैं आपको। जब आप क्या करते हो, रील्स शेयर करते हो, वैसे ही आज आपको क्या करना है, आज आपको अपने एक फ्रेंड को एक फैमिली मेंबर को, किसी भी एक इंसान को जिसको आप ट्रस्टवर्दी है जो आपके लिए, उसको और जो मतलब कोई तो आपके आस-पास ऐसा होगा
आप सिर्फ़ अकेले बायो के नहीं होंगे, कोई आपकी छोटी बहन हो सकती है, कोई हो सकता है, जो भी लोग बायो से किसी भी फ़ॉर्म में जुड़े हुए हैं, क्योंकि अभी तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया है, अभी मैं आगे हो सकता है नीट के लिए कोर्स ले आऊँ, हो सकता है सीयूईटी के लिए कोर्स ले आऊँ, हो सकता है सीएसआर नेट के लिए कोर्स ले आऊँ। तो आपको क्या करना है या फिर किसी भी बायोलॉजी की फ़ील्ड के लिए कोई अच्छा कोर्स अब मैं ले आऊँ उनके लिए, तो आपने क्या करना है आपके सर्कल में जो भी कोई एक इंसान है जो कि बायो से रिलेटेड है, उसको मेरा चैनल शेयर करना है और उसको बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है? जैसे आपका गोल है कि पेपर में आपको 120 मार्क्स लेके आने हैं, वैसे ही मेरा भी गोल है कि मुझे आपके पेपर तक अपने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कराने हैं, ठीक है? तो ये बस आपको 1 पर्सन के लिए करना है और ज़्यादा कोई नहीं करेगा, 2-4 लोगों को बिल्कुल नहीं करेगा। हर एक इंसान ने सिर्फ़ एक बंदे को, जो उसका ट्रस्टवर्दी हो, जिसको वो विश्वास कर सके कि हाँ, ये बंदा सब्सक्राइब कर देगा, उसको भेजना है, सिर्फ़ एक इंसान को। हर एक बंदा एक इंसान को मेरा चैनल सब्सक्राइब कराएगा आज, ठीक है? और उसके बाद आपके लिए मैं तो ला ही रही हूँ सरप्राइज़, मैंने ज़ूलॉजी की क्लास ऑलमोस्ट रेडी कर ली है और बायोलॉजी की पीपीटी ऑलरेस रेडी हो चुकी है, तो ये मेरा आपको गिफ्ट है। मैं आपको ये गिफ्ट दूँगी, आप मुझे ये वाला गिफ्ट दीजिए। पर पर्सन 1 लोग सब्सक्राइब, ठीक है? चलिए देखते हैं अब कल क्या रहता है इसका रिज़ल्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर द क्लास।